गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद तौसीफ कामरान। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। अभी तक हम लोगों ने रशियन रेवोल्यूशंस के अंदर डिफरेंट रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ा, चाहे फरवरी के अंदर 1917 में जो रशिया के अंदर रेवोल्यूशन हुए उसके बारे में पढ़ा, अक्टूबर 1917 में रशिया के अंदर जो बोल्शेविक रेवोल्यूशंस हुई उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और फिर हमने ये भी पढ़ा कि किस तरह से अक्टूबर रेवोल्यूशंस के बाद रशिया के अंदर सिविल वार हुए, और इन सिविल वार के दौरान बोल्शेविक पार्टी कहे या जो बाद में उन्होंने अपना नेम चेंज कर लिया था रशियन कम्युनिस्ट पार्टी वो कहे, उन्होंने इन सिविल वार के दौरान अपने रूट्स को रशिया के अंदर और डीप कर लिए। और जब डीप कर लिया तो अब उनके सामने ये था कि जिन चीज़ों को, जिन एजेंडे को पब्लिक के सामने रख कर वो गवर्नमेंट में आए थे, जिस एजेंडे को पब्लिक के सामने में रख कर रेवोल्यूशंस में पब्लिक का साथ लिया था, उन एजेंडे को अब कैसे लागू किया जाए। हम जानते हैं कि जो बोल्शेविक पार्टी थे, जो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी थे, वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के थे, और उनका हमेशा इस बात पर जोर रहा कि रशिया को के अंदर एक सोशलिस्ट सोसाइटी को बनाना है। इसलिए जब बोल्शेविक पार्टी स्ट्रांग हुई तो सबसे पहला फोकस उन्होंने ये किया कि अपना जो एजेंडा था कि रशिया के अंदर एक सोशलिस्ट सोसाइटी को डेवलप करने का, उसको जो है उन्होंने आगे बढ़ाना शुरू किया। और आज इस वीडियो में हम लोग इसी बात को देखेंगे कि किस तरह से बोल्शेविक पार्टी ने एक सोशलिस्ट सोसाइटी को फॉर्म किया रशिया के अंदर, सोशलिस्ट सोसाइटी को कैसे बनाया उन्होंने रशिया के अंदर। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने काम शुरू किया। रशिया को सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए पहला काम जो बोल्शेविक पार्टी ने किया वो ये था कि बैंक एंड इंडस्ट्रीज वेल नेशनलाइज्ड। बैंक एंड इंडस्ट्रीज वेल नेशनलाइज्ड। जब रशिया के अंदर सिविल वार चल रहे थे उसी दौरान सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए रशिया के इंडस्ट्रीज को और वहाँ के बैंक को नेशनलाइज्ड यानी राष्ट्रीयकरण किया जाने लगा। नेशनलाइजेशंस के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आपके माइंड को रिफ्रेश कर दें, आपके मेमोरी को रिफ्रेश कर दें कि नेशनलाइजेशंस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसे गवर्नमेंट ले लेती है, यानी उस फैक्ट्री हो या कोई भी चीज़ हो उसका ऑनरशिप और मैनेजमेंट जब गवर्नमेंट के पास चला जाता है तो उसे हम लोग नेशनलाइजेशंस कहते हैं, राष्ट्रीयकरण कहते हैं। तो रशिया के अंदर सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए पहला जो स्टेप लिया बोल्शेविक पार्टी ने वो था कि बैंक और इंडस्ट्रीज को उन्होंने नेशनलाइज कर दिया, यानी उसे अब राष्ट्र की संपत्ति अनाउंस कर दी और उसका मैनेजमेंट, उसका ऑनरशिप अब गवर्नमेंट के हाथों में रहा। और साथ ही साथ जो बोल्शेविक पार्टी थी उन्होंने पीजेंट्स को ये अलाउ कर दिया कि जो ऐसी लैंड जिनका सोशलाइज्ड हो चुका है, जिनका सामाजिकरण हो चुका है, उस पर वो खेती करना स्टार्ट करे। हम जानते हैं कि रशिया के अंदर आपने पढ़ा लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी उनसे जो है गवर्नमेंट ने ज़मीनें ले ली और उन्हें दे दी जिनके पास ज़मीनें नहीं थी। तो जो सीज की गई ज़मीन और जिनके पास नहीं थी जिन्हें दी गई, तो अब उस लैंड पर जो है वैसे फार्मरों को फार्मिंग के लिए, कल्टीवेशंस के लिए परमिशन दे दी गई। साथ ही साथ बोल्शेविक वेर यूज कन्फिस्केटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कल्टिव वर्क्स कुड बी। अब सवाल ये उठता है कन्फिस्केटेड लैंड क्या है। कन्फिस्केटेड लैंड ऐसे जमीन को कहते हैं जो दूसरे से जब्त कर ली गई हो, यानी किसी जिसकी जमीन है उससे हम जमीन ले लिए हो और उसके बदले में उसको कंपनसेशन, मुआवजा भी ना दिए हो, यानी किसी की जब्त की हुई जमीन को कन्फिस्केटेड लैंड कहते हैं। तो बोल्शेविक पार्टी ने अपने यहाँ
कलेक्टिव वर्क क्या होता है, यानी सामूहिक काम क्या होता है, इस चीज को दिखाने के लिए जो कन्फिस्केटेड लैंड थे, यानी जिसको बोल्शेविकों ने सीज कर लिया, उस पर जो है कलेक्टिव वर्क यानी सामूहिक रूप से काम करना स्टार्ट किया। अब कहेंगे कि कलेक्टिव वर्क का जमीन के ऊपर क्या सेंस होता है, तो मैं समझाता हूं कि रशिया के अंदर फार्मिंग की एक सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, वो था कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग का मतलब क्या कि जितनी भी कन्फिस्केटेड लैंड थी उस पर जो है जो लोकल गवर्नमेंट थे, जिसे वहाँ कॉम्यून कहा जाता था, उसके हवाले कर दी जाती थी, उसे दे दी जाती थी। और जो कम्यून है उसके वो जो है उस लैंड के ऊपर, उस विलेज के अंदर जितने भी फार्मर्स होते थे उसे कलेक्टिवली उस पर एग्रीकल्चर्स करवाते थे, और जो प्रोडक्शंस होता था उस प्रोडक्शंस का उसके लेबर के हिसाब से, उसके नीड के हिसाब से, उसके ज़रूरत के हिसाब से उसे उसका प्रोडक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए जो बोल्शेविक पार्टी ने वहाँ दूसरा जो मेथड यूज़ किया कि जितने भी कन्फिस्केटेड लैंड थी उस पर जो है कलेक्टिवली वर्क करना स्टार्ट किया। साथ ही साथ आगे बढ़कर भी जो है जो बोल्शेविक पार्टी थे उन्होंने सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब कहिएगा सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या होता है, यानी केंद्रीकृत नियोजन। जब राजशाही था तो देखते थे कि जो काम होता था वो सिर्फ राजा नहीं करता था, बल्कि उसके जो है बहुत सारे काम जो उसके फ्यूडल्स होते थे वो भी किया करते थे। या फिर हम मॉडर्न टाइम में ये समझ सकते हैं कि किसी देश के अंदर कंट्री है, कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं, तो सारा काम सेंट्रल नहीं करता है, बल्कि बहुत सारे काम जो है स्टेट के भी जिम्मे होता है। जैसे स्टेट के जिम्मे हेल्थ हो गए, एजुकेशंस हो गए, वगैरह वगैरह, तो काम करता है। लेकिन रशिया के अंदर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया कि अब जो भी काम होगा सेंट्रल लेवल से होगा, जो गवर्नमेंट है वही जो है उसको काम को करेगी। और इसके लिए पूरी दुनिया में पहली बार जो है 5 ईयर प्लानिंग जो है वहां इंट्रोड्यूस किया। अब कहिएगा कि 5 ईयर प्लानिंग क्या होता है, तो 5 ईयर प्लानिंग जो है टू सेट ए टारगेट फॉर इकोनॉमी फॉर प्लानिंग 5 ईयर्स, यानी इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करेगी, इकोनॉमी कैसे चलेगी आने वाले 5 सालों में, उसके गोल को, उसके लक्ष्य को, उसके टारगेट को जो है उस 5 साल के अंदर जो है फिक्स किया जाता है। 5 ईयर्स प्लानिंग के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो एनालिसिस करते हैं कि आने वाले 5 सालों के अंदर हमें कौन से काम करने हैं, उसके ऊपर कितना एक्सपेंडिचर होगा, यानी उस काम को पूरा करने में कितने पैसे लगेंगे, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। देश की ज़रूरत क्या है, किस फील्ड में काम करना चाहिए, इन सब सारे चीज़ों का जो है वो एनालिसिस करते हैं और 5 ईयर्स का जो है प्लान बनाते हैं। ऐसा हिंदुस्तान के अंदर भी हुआ था। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग्स इंडिया के अंदर भी इंट्रोड्यूस हुआ था, और ये भी जो है रशिया से ही जो है अडॉप्ट किया गया था। तो हर देश में जो 5 ईयर्स प्लानिंग बनते हैं, सबकी अपनी अपनी जो है प्राथमिकताएं होती हैं, अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर जो फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लानिंग बना था, फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग बना था, उसके अंदर जो प्रेफरेंस दिया गया था कि जो प्राइमरी सेक्टर्स हैं उनको डेवलप किया जाए। ठीक उसी तरह रशिया के अंदर भी जो है 2 प्लानिंग 5 ईयर्स प्लानिंग बने। पहला 1927 से 1932 तक, दूसरा 1933 से लेकर 1938 तक। जो रशिया के अंदर फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग बना था 1927 से लेकर 1932 तक, तो इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी कि वो जो हेवी इंडस्ट्रीज हैं उनको ग्रोथ किया जाए।
जो भारी उद्योग हैं उनका जो है क्विक जो है डेवलपमेंट किया जाए, और साथ ही साथ जो कलेक्टिव फार्मिंग्स है उसको भी प्रमोट किया जाए। यानी एग्रीकल्चर्स और हेवी इंडस्ट्रीज दोनों को प्रमोट करना इसका जो है प्रेफरेंस था। और ये जो 5 इयर्स प्लानिंग है ये स्टालिन, यानी जिस टाइम में ये 5 ईयर प्लानिंग रशिया के अंदर आई थी, तो उस टाइम में जो रशिया के रूलर्स थे या उन्हें प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, तो उस टाइम में जोसेफ स्टालिन जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स थे। अब इस 5 इयर्स प्लानिंग बनाने की वजह से इसके बहुत सारे अच्छे इनपुट्स भी आने शुरू हुए, जैसे दिस ऑल लीड टू ह्यूज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यानी इस 5 ईयर प्लानिंग की वजह से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके अंदर बहुत जो है वृद्धि हुई। जैसा हमने बताया कि फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग का टारगेट ही था हेवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। यही वजह है कि जो हेवी इंडस्ट्रीज हैं उनका बहुत सारा जो है डेवलप हुआ। साथ ही साथ न्यू फैक्ट्रीज और सिटीज भी जो हैं इनके वजह से एग्जिस्टेंस में आए, इनकी वजह से अस्तित्व में आए। और इन सब वजहों से आप देखेंगे कि रशिया के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतना होता है कि जो ऑयल प्रोडक्शंस है, कोल प्रोडक्शंस है, स्टील प्रोडक्शंस है, वो जस्ट डबल हो जाता है, जस्ट डबल हो जाता है। यानी उनके अंदर 100% ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन जो प्रोसेस था मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, और रशिया के अंदर सोशलिस्ट सोसाइटी जो बैंक और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करके बनाया गया, जो क्या कहते हैं कन्फिस्केटेड लैंड पर कलेक्टिव फार्मिंग करके बनाया गया, और जो इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करके बनाया गया, उन सब की वजह से सब कुछ ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ही हुआ था, उनकी कुछ निगेटिव भी इम्पैक्ट आए। जैसे हम कहते हैं ना, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, There are 2 sides of coin, यानी सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो इस मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी के भी जो है 2 पहलू थे, कुछ पॉजिटिव साइड थे तो कुछ उसके जो है निगेटिव साइड्स भी निकल कर आए। However, there was a dark side, यानी इसके कुछ जो है डार्क साइड भी थे, इनके कुछ जो है अंधकार भी थे, इनके यानी डिमेरिट्स भी थे। पहला ये था कि रैपिड कंस्ट्रक्शन लीड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस, यानी जो तेजी से कंस्ट्रक्शंस हो रहे थे, जो तेजी से निर्माण हो रहे थे, उसकी वजह से जो वर्किंग कंडीशंस थी, काम करने की स्थिति थी, वो बहुत खराब हो गई थी। फॉर एग्जांपल रैपिड, कितना रैपिड, कितनी तेजी से वहां निर्माण हो रहा था, इसका अंदाजा हम लोग इस बात से लगा सकते हैं कि मैग्निटोगर्स्क रशिया के अंदर एक शहर का नाम है। तो मैग्निटोगर्स्क के अंदर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट वाज अचीव इन 3 इयर्स, यानी जो मैग्निटोगर्स्क के अंदर है इतनी तेजी से काम हुआ था कि जो एक स्टील प्लांट है वो 3 साल में ही जो है बनकर तैयार हो गया था। साथ ही साथ इन रैपिड वर्क की वजह से जो लेबर्स थे उनकी लाइफ हार्ड हो गई थी, यानी बहुत मुश्किल हो गई थी। मुश्किल इस सेंस में कि उन्हें -40 डिग्री पर भी काम करना पड़ता था। 3 मंजिले 4 मंजिले बिल्डिंग के ऊपर वो काम करते थे, और वहाँ जो है सैनिटेशंस का इंतज़ाम नहीं होता था, टॉयलेट का इंतज़ाम नहीं होता था, और -40 डिग्री सेल्सियस में जो है 3 महले 4 महले से नीचे उतरना पड़ता था, और रोड क्रॉस करके क्या कहते हैं जाते थे टॉयलेट करने। तो इस तरह से जहाँ पर वर्क हो रहे थे वहाँ पर की वर्किंग कंडीशंस भी बहुत अच्छी नहीं थी। और इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पहले ही साल में जहाँ पे काम हो रहे थे वहाँ पर 550 टाइम्स यानी 550 बार जो है वर्क को रोकना पड़ा था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब इतना वर्किंग कंडीशंस खराब था, जब ऐसे हालत थे, तो क्या गवर्नमेंट ने इन्हें रोकने के लिए या कहे कि
जो वर्कर्स थे उनके कंडीशंस को सही करने के लिए कोई स्टेप्स नहीं लिए, उन्होंने कोई काम नहीं किया, नहीं, उन्होंने गवर्नमेंट ने उसको सुधारने के लिए काम किया। गवर्नमेंट टुक फ्लोइंग स्टेप टू इम्प्रूव कंडीशंस, यानी ये डिफरेंट स्टेप्स जो हैं गवर्नमेंट ने उठाए कि मज़दूरों के अंदर जो है या मज़दूरों की जो स्थिति है, मज़दूरों के जो हालात हैं उसमें सुधार हो सके। पहला जो उन्होंने स्टेप लिया वो था एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम फॉर फैक्ट्रीज वर्कर एंड पीजेंट्स। अब कहेंगे कि ये एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम क्या है। पहले तो ये समझ लें कि रशिया के अंदर एक एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम जो फैक्ट्री के वर्कर्स थे, यानी जो कारखानों के मजदूर थे और जो किसान थे, उनके लिए एस्टैब्लिश किया गया। अब कहेंगे कि एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम क्या है। आप ऐसे समझे, आप रशिया के अंदर देख रहे हैं कि किस तरह से 1917 से ही बहुत डिस्टर्बेंस चल रहे हैं। फरवरी में रेवोल्यूशंस होते हैं, अक्टूबर में रेवोल्यूशंस होते हैं, उसके बाद सिविल वार स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं भी अगर डिस्टर्बेंस रहेगा तो कोई भी काम, चाहे एजुकेशंस हो या कुछ भी हो, तो वो सही से हो नहीं पाएगा, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है। प्रेजेंट सिचुएशंस देख लें कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, स्कूलें बंद हैं, तो बच्चों के किस तरह बच्चों की पढ़ाई में बाधा, ऑब्स्टिकल क्रिएट हो गया। तो ठीक उसी तरह उस टाइम में रशिया के अंदर जो डिस्टर्बेंस चल रहे थे उनकी वजह से बहुत सारे लोगों जो है अपने एजुकेशंस को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। बहुत सारे लोग जो है प्रॉपर किसी प्रोफेशंस के लिए ट्रेनिंग नहीं ले पाए थे। तो उसके लिए एक एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम बनाया गया। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे चलते हैं, जैसे आप नाम सुनते होंगे इवनिंग स्कूल, कि अगर किसी की ऐसी कंडीशन नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है कि वो प्रॉपर वे में पढ़ सके, तो दिन में काम करते हैं, फिर इवनिंग शिफ्ट में जो है वो पढ़ते हैं। या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो वर्किंग मैन हैं, वो करस्पॉन्डेंस कोर्स के ज़रिए जो है अपना एजुकेशंस को पूरा करते हैं। तो ठीक उसी तरह रशिया के अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि पीजेंट्स को और वर्कर्स को कि वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न किए गए थे कि उनका एडमिशन्स हो और वो अपना जो है एजुकेशंस को पूरा कर सके। आज की तरह तो यूट्यूब था नहीं, आज की तरह क्या कहते हैं, उस ज़माने में ऑनलाइन क्लासेस होते नहीं थे कि अगर लॉकडाउन भी है या डिस्टर्बेंस चल रहा है तो पढ़ रहे हैं। तो उस टाइम में ऐसे सिस्टम नहीं रहने की वजह से बाद में उसका अरेंजमेंट किया। लेकिन फिक्र नहीं करें, आज इस लॉकडाउन की वजह से जब सारी एजुकेशन सिस्टम स्टॉप है तो आप पढ़ सकते हैं हमारे साथ हिस्ट्री एट ग्लांस में, अब सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ वो सिस्टम किया गया। दूसरा उन्होंने काम किया, क्रेच वेर एस्टेब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर चिल्ड्रेन ऑफ वोमेन्स वर्कर। क्रेच, अब समझिए कि क्रेच क्या है, फिर हम बताते हैं। क्रेच जो कहते हैं पालना करते, होता क्या है कि हमारे सोसाइटी में एक माइंडसेट है कि बच्चे को पालना लेडीज़ की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेडीज़ ही जो है बच्चे को पालती हैं। लेकिन लेडीज़ के सामने एक प्रॉब्लम ये है कि तो वो फिर वर्क कैसे करे। जहाँ पे हम जा रहे हैं, जिस ऑफिस में जा रहे हैं, जिस फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं, तो अगर हम बच्चे को संभालेंगे तो फिर वर्क नहीं होगा। तो फैक्ट्री वालों ने ऐसे लेडीज़ों के लिए जिनके पास छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्रेच सिस्टम स्टार्ट किया, यानी एक पालन घर, यानी जहाँ पर वो अपने बच्चे को रख देते थे, वहाँ बच्चे अपने खेल रहे होते थे, उन बच्चे को केयर करने के लिए वहाँ स्टाफ्स होते थे और जो लेडीज़ हैं फिर वो अपना काम कर रही होती थी। तो ऐसे क्रेचेस जो हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर इस्टेब्लिश किए गए वोमेन, खास करके वोमेन जो वर्कर्स थे उनके बच्चों के लिए, ताकि उनके बच्चे की भी परवरिश हो सके, उनके बच्चे का भी केयर हो सके और जो लेडीज़ वर्कर्स हैं वो अपना काम भी कर सके। चीप
उसके बाद चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड। हम जानते हैं कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत महंगा है, लेकिन रशिया के अंदर हेल्थ के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया था और लोगों को सस्ती, यहाँ पे चीप का मतलब खराब नहीं समझना है, यहाँ पर चीप का मतलब सस्ता समझना है, सस्ता और बढ़िया समझना है। तो रशिया के अंदर जो बोल्शेविक पार्टी थी, जो बोल्शेविक गवर्नमेंट थी, उसने सस्ता और बढ़िया जो है हेल्थ केयर सिस्टम अपने नागरिकों को, अपने सिटीजन्स को जो है अवेलेबल कराया गया था। उसके अलावा अपने स्टाफ्स को रहने के लिए उन्होंने और भी इंतज़ाम किए, जैसे मॉडल्स लिविंग क्वार्टर्स सेटअप फॉर वर्कर्स। यानी मान लिया जाए कि कोई इस शहर का है और दूसरे शहर में जाकर के फैक्ट्री में, ऑफिस में जाकर वो कैसे काम करेगा, तो इसके लिए जो फैक्ट्रीज वाले हैं, जो फैक्ट्रीज है, उन्होंने ऐसे स्टाफ्स के लिए क्वार्टर्स का इंतज़ाम किया जहां रहकर जो है वर्कर आसानी से काम कर सके। लेकिन इन सब के बावजूद इसका इफेक्ट बहुत अच्छा नहीं रहा। अब कहेंगे कि इसका इफेक्ट बहुत अच्छा क्यों नहीं रहा, तो इसकी वजह यह थी कि गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेस थे वो लिमिट थे, और ऐसे सारे जो फैसिलिटीज़ हैं, सारी फैसिलिटीज़ हर को जो है वो प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज लिमिट होने की वजह से गवर्नमेंट की जो ये फैसिलिटीज़ थी उस तक जो है सबकी पहुंच नहीं थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं रहा। अब तो इस तरह से आप समझ गए कि मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, इसके अंदर जो है 3 पार्ट हो गए। पहला तो ये पार्ट हो गया कि किस तरह से सोशलिस्ट सोसाइटी बनाए गए। सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए आपने देखा कि बैंक और इंडस्ट्री को नेशनलाइज्ड किया गया, 5 इयर्स प्लानिंग लाए गए, यानी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम लाया गया, जिसके ज़रिए वहाँ इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ किया गया। लेकिन इसके जो इफ़ेक्ट्स थे अच्छे नहीं थे। तो यानी इसके जो डार्क साइड थे वो ये थे कि रैपिड कंस्ट्रक्शंस की वजह से जो वर्किंग कंडीशंस थी वो पुअर हो गई थी, जो लेबर्स थे उनकी लाइफ जो है वो हार्ड हो गई थी। लेकिन अब सवाल जो मैंने पहले भी उठाया था, तो क्या गवर्नमेंट ने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया, उनके कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं किया? तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए जिसकी वजह से जो है उनके कंडीशंस में भी सुधार हुए। वो स्टेप क्या था कि वहां उन्होंने फैक्ट्रीज वर्कर के लिए एक्सटेंडिंग स्कूली सिस्टम लाया, क्रेचेस सिस्टम चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग वुमेन्स के लिए लाए। उसके अलावा चीप हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो पब्लिक को प्रोवाइड कराया। फैक्ट्रीज के ऑनर्स जो है क्वार्टर्स जो है अपने वर्कर्स को अवेलेबल कराया। लेकिन जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज थे उनकी लिमिटेशंस होने की वजह से इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो सब तक जो है नहीं पहुंच सकी थी। इस पर से आपको 2-3 सवाल भी आ सकते हैं। पहला सवाल ये हो सकता है कि हाउ द सोशलिस्ट सोसाइटी वाज मेड इन रशिया आफ्टर बोल्शेविक टुक ओवर द पावर। तो कैसे सोशलिस्ट सोसाइटी बना, उसमें आप ये लिख देंगे, बैंक नेशनलाइज, इंडस्ट्री नेशनलाइज। उसके अलावा ये सवाल आ सकता है कि वेयर देयर एनी चैलेंजेस, यानी सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने में कोई चैलेंजेस था, तो उसमें ये चैलेंजेस आप लिख देंगे कि रैपिड कंस्ट्रक्शन की वजह से किस तरह जो है वर्किंग कंडीशंस खराब हो गई थी। तीसरा सवाल ये आ सकता है कि व्हाट स्टेप डिड गवर्नमेंट टुक टू ओवरकम दिस चैलेंजेस। तो उसमें आप ये लिख देंगे कि ये स्टेप लिए गए, एक्सटेंडेड स्कूली सिस्टम लाए गए, चीप क्या कहते हैं क्रेचेस सिस्टम लाए गए, चीप हेल्थ केयर लाया गया, मॉडल्स जो है क्वार्टर लाए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सोशलिस्ट सोसाइटी किस तरह से रशिया के अंदर बनी। और अगर आपको कोई क्यूरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आया, तो आप हमसे जो है यूट्यूब पर कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई देंगे। थैंक यू।